तो आज का चैप्टर स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। रहने दो उसको। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आज इंट्रोडक्टरी क्लास। इसमें सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स सीखेंगे हम लोग, और फिर उसके बाद फैराडेज लॉ है, लेंज लॉ है, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, एडी करंट, बहुत सारा सेगमेंट है। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में जानेंगे। ऑलरेडी फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो। जैसे मान लो कि लिक्विड का फ्लो है तो हम लोग वेलोसिटी फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फ्लो है तो मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये कहता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस नोन एज फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जैसे मान लो कि एक सरफेस से ये फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं और एक छोटा सा सरफेस इसमें डीए कंसिडर कर लिया। इस डीए पर नॉर्मल ऐसे है, ये नॉर्मल फील्ड के साथ एंगल थीटा बना रहा है। तो एरिया वेक्टर जब हम लेते हैं तो डीए, अब डीए के कंपोनेंट फील्ड के डायरेक्शन में डीए कॉस थीटा। तो फ्लक्स को कैसे लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड इनटू कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। बहुत सिंपल, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी आपको पढ़ाया था। कैसे हम लोग लिखते? जैसे मान लो सिंपली एक एग्जाम्पल दे रहे, फिर से वहां से एग्जाम्पल, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था। ये मान लो कि एक बकेट है, नल आपने खोला, पानी ऐसे आ रहा है, वाटरफॉल कर रहा है, ऐसे वाटरफॉल कर रहा है। तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो ऐसे है, ds। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये वाटर के फ्लो को मान लो, तो इनवर्ड फ्लक्स कहलाता है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखे? तो ये तो हमारा डायरेक्शन हो गया वाटरफॉल का। अब मान लो हमने बकेट को ऐसे कर दिया, थोड़ा सा टिल्ट। अब यहां से एरिया वेक्टर ले लो, यही नॉर्मल होगा टू द बकेट। एरिया वेक्टर ds, ये फील्ड के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो इसका कंपोनेंट इसके लॉन्ग क्या चला गया? ds cos थीटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स यदि हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? b और कंपोनेंट ऑफ ds along field, इट मींस b ds cos थीटा। इसलिए यहां पर यदि हम n वेक्टर दिखा रहे हैं तो ये ds वेक्टर का मतलब, या da जो भी लिखेंगे, ds n कैप, इसका मतलब इसके अलोंग जो जाएगा ये कंपोनेंट क्या आएगा? ds n कैप। या हम कह सकते हैं ds cos थीटा। तो फ्लक्स को क्या लिख देंगे? d फाई इज इक्वल टू b ds cos थीटा। और ये फाइनली क्या दे देगा? b डॉट ds से। आज समझे फ्लक्स मेजर करने का तरीका? तो ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं इसको b ds cos थीटा के फॉर्म में। तो यही कहता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट सरफेस। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ सरफेस एंड कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू दैट सरफेस। तो नेट फ्लक्स क्या बन गया इसका? b डॉट, चूंकि वहां ds दिखा रहे थे तो यहां पर क्या लिखा? da लिखा। तो b डॉट da मीन्स b a cos थीटा। कैसे आया? तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। d फाई इजिकल टू क्या लिखा? b t a cos थीटा। अब ये क्या बन गया? b da cos थीटा डॉट प्रोडक्ट ऑफ da और फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन b ds cos थीटा, या जो भी आप लिखना चाहे तो da को इंटीग्रेट कर देंगे
तो इसी फॉर्म में आ जाएगा बी डॉट डी ए। अब पूरा एरिया वेक्टर ले लेंगे तो बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। आगे समझे फ्लक्स लिखने का तरीका। अब यहां पर ये फॉर्मूला तो दिमाग में आ गया। अब हम लोग डिफरेंट कंडीशंस को देख लें। डिफरेंट कंडीशंस क्या है? तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो पहला कंडीशन, जैसे मान लो हम लिख रहे हैं बी ए कॉस थीटा, तो थीटा क्या बन गया? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। ठीक, अब थीटा का वैल्यू 0 डाल दोगे तो क्या बन जाएगा? बी ए प्लस क्या होगा? बी ए कॉस थीटा है ना, तो थीटा का वैल्यू 0, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया सेम लाइन ऑफ एक्शन। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, तो प्लस क्या हो गया? 0। ठीक, अब यूनिट एंड डायमेंशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। क्यों? डॉट प्रोडक्ट है। वेक्टर डॉट वेक्टर क्या देता है? स्केलर देता है। ठीक, अब ये रिलेशन आ गया, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। प्लस का फॉर्मूला क्या हो गया? बी इंटू ए। अब फ्लक्स हम लोग दो तरीके से लिखते हैं। यदि सीजीएस में लिखते हैं तो वेबर लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला मीटर स्क्वायर। और जब सीजीएस में लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे? मैक्सवेल लिखेंगे। तो मैक्सवेल टेस्ला की जगह पर क्या लिखेंगे? गॉस लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों को कोरिलेट करो, क्या लिखोगे? वेबर को 1 टेस्ला 10⁴ गॉस, और 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। क्या गया? 10 का पावर कितना? 8। तो 10⁸ गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर क्या कहलाता है? मैक्सवेल। इसलिए 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। आ गया समझ में? नोट करना है तो कर लो। हो गया? चलो अब देखो यहां पर रिजल्ट यही अच्छा, फ्लक्स का डायमेंशन ml/t-2a-1 कैसे आया? कौन बताएगा? बहुत सिंपल है, देखिए कैसे निकालते हो आप लोग। प्लस का डायमेंशन मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन पता होगा तभी तो। हाँ, अरे भाई कितना सिंपल है। F बराबर बी क्यू वी डाल दो, तो B इज इक्वल टू F बाई क्यू वी।
फोर्स का डायमेंशन mlt-2, चार्ज को एम्पियर टाइम लिख देंगे, वेलोसिटी को lt-1 लिख देंगे, l और l कैंसिल हो गया, और यहां पर t-1 ऐसे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया t-2 मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर बन गया ये ma-1 t-2 और एरिया का L2 आ गया डायमेंशन। हो गया। तो फ्लक्स का डायमेंशन भी हो गया। अब आ जाए अदर यूनिट्स। एक वोल्ट इनटू सेकेंड लिखा हुआ है, देखो कितना इजी है। टेस्ला मीटर स्क्वायर तो न्यूटन मीटर पर एम्पियर कैसे लिखा? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया को कैसे लिखा इस फॉर्म में? कौन बताएगा? टॉर्क इज इक्वल टू mb साइन थीटा था। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लिख देंगे टॉर्क बाई मैग्नेटिक मोमेंट। टॉर्क का मतलब होता है न्यूटन मीटर, मैग्नेटिक मोमेंट एम्पियर मीटर स्क्वायर, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, कैंसिल हो गया, आ गया। न्यूटन मीटर जूल कहलाता है, जूल पर एम्पियर। और जूल अमाउंट ऑफ वर्क, और अमाउंट ऑफ वर्क क्या होता है? पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो क्या बन गया? वोल्ट इनटू कूलम। और ये एम्पियर है, नॉट एरिया। और कूलम पर एम्पियर सेकेंड कहलाता है। तो आंसर वोल्ट सेकेंड आ गया। यूनिट वगैरह पर ज्यादा फोकस किया कीजिए, ये बड़ा वीक पॉइंट होता है अच्छे स्टूडेंट का भी। अब क्या देगा कि वोल्ट सेकेंड किसका ढूंढते रह जाओगे, परेशान हो जाओगे। क्वांटिटी दिया रहता तब तो यूनिट निकालना इजी होता, लेकिन यूनिट दिया रहेगा तो क्वांटिटी बताना डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट पार्ट आ जाए। अब जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स है तो फ्लक्स कैसे बदलेगा? तो पहला तो है कि मैग्नेटिक फील्ड को हम बदल दें। बी डी एस कॉस थीटा है, बी ए कॉस थीटा है, तो हम यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी को चेंज कर दें, एरिया को चेंज कर दें। तीसरा क्या आ जाएगा? ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल, मतलब थीटा को चेंज कर दें। ठीक, तो यहां पर कोई भी कॉम्बिनेशन को आप चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया को हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा रखा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। हमने एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से पढ़ाया था मैग्नेटिक मटेरियल्स में कि जब हम किसी मैग्नेट को
यूनिफॉर्म फील्ड में डाल देते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रहा है उस क्वांटिटी को मेजर करता मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, अब आ जाए नेक्स्ट। यहां पर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल थीटा है, तो फ्लक्स क्या लिख देंगे, बी डी एस कॉस। ठीक, एक कंडीशन ये आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, 0 डिग्री बना, ये परपेंडिकुलर है, मिनिमम बन गया। ठीक, अब यहां पर जैसे ये हमारा एक मैग्नेटिक डाइपोल का फील्ड पैटर्न है, अब इसमें कितना फ्लक्स होगा, तो यहां ऑलरेडी हमने यहां पर एक एरो बना रखा है, और वो देखिए एरो जो येलो कलर का है वो एन कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो व्हाइट कलर का एरो है वो फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फील्ड का डायरेक्शन दोनों केसेस में ऐसे, और यहां का नॉर्मल इस डायरेक्शन में, तो नॉर्मल और फील्ड एक डायरेक्शन में हो गया तो बीडीएस हो गए। यहां का नॉर्मल देखिए अपोजिट डायरेक्शन है, बी का डायरेक्शन ये है, तो अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या बन जाएगा, माइनस बीडीएस, और दोनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, 0। इसलिए डाइपोल के लिए फ्लक्स, नेट फ्लक्स 0। आ गया समझ में। इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा तो भी फ्लक्स 0। नेक्स्ट सेगमेंट देखिए, फ्लक्स 0, पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सेप्ट भी बता दिया। ठीक, नेट फ्लक्स 0। अब ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसको फील्ड में डाल दिया, फील्ड के स्ट्रेंथ को बी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया। अब सारे सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ कर दिया चारों सरफेस पे। अब यहां का नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, क्या बन गया, बीडीएस। यहां क्या, बीडीएस कॉस 0, यहां क्या बना, बीडीएस कॉस 90, यहां क्या बना, बीडीएस कॉस 90, यहां क्या बना, बीडीएस कॉस 180। तो ये वाला तो 0 हो गया, ये बीडीएस कॉस 0 बीडीएस आ गया, बीडीएस कॉस 180 माइनस बीडीएस आ गया, और दोनों को ऐड कर देंगे तो नेट फ्लक्स 0। तो यहां पर क्या आ गया, बी इंटू एरिया ले लिया इसका, पाई आर स्क्वायर, माइनस बी एरिया पाई आर स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दिया तो फ्लक्स क्या आ गया, नेट फ्लक्स 0। आ गया समझ में, 100%। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं कितना समझ में आ गया। कहता है एट ए गिवन प्लेस horizontal and vertical component of Earth's magnetic field BH BB दे रखा है associated with an area S if the S जो एरिया है पहला XY प्लेन में है, दूसरा YZ प्लेन में है, तीसरा ZX प्लेन में। तो पहला ये किस में है, देखो XY प्लेन, दूसरा वाला किस में है, YZ प्लेन में, तीसरा वाला किस में है, तीनों के लिए फ्लक्स निकालना। देखिए कैसे निकालते हैं, फ्लक्स आपको दोनों के लिए निकालना है, फील्ड जो है उसके लिए, BH और BB दोनों के लिए। ठीक, अब ध्यान दीजिए इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में DS, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव, तो DS के कैप। ठीक, प्लस फॉर वर्टिकल कंपोनेंट BV डॉट DS, BV का डायरेक्शन किधर है, माइनस J कैप, डॉट DS का डायरेक्शन
डीएस के कैप। जे डॉट के क्या होता है? गुड, गुड, एक्सलेंट। आप लोग अव्वल दर्जे के डैश 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 हैं। अरे डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट वेक्टर विल बी जीरो। डिफरेंट यूनिट वेक्टर है आई जे के। आई इज परपेंडिकुलर टू जे, जे इज परपेंडिकुलर टू के। कॉस होता है 90, कॉस 90 का वैल्यू 0। चलो इसका हॉरिजेंटल बताओ। पाई एच बी एच डॉट डी एस। बी एच का डायरेक्शन बताओ किधर है? बात नहीं करो, नहीं आता है और बात करता है। और डीएस क्या है? डीएस के कैप कितना आ गया? 0। तो पहले वाले का दोनों प्लस 0। चलो अब आ जाओ दूसरा वाला पार्ट। दिमाग में आ गया? इसको नोट कर लो जल्दी से, पहले क्विक। हो गया? नोट कर लिया? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इरेज करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। फ्लास्क, अब ये वाईजेड प्लेन में है, इसका एरिया वेक्टर बता दो। इधर नॉर्मल, एक्स के लॉन्ग। अब वर्टिकल कंपोनेंट और देखने ही से लग रहा परपेंडिकुलर, अब तो सीख चुके हो। 0। हॉरिजॉन्टल सेम डायरेक्शन में है, तो क्या गया? टीएस आई कैप डॉट पीएच आई कैप। तो क्या बन गया ये? पीएच टीएस एरिया। यदि साइड ए होगा तो ए होगा, ए स्क्वायर बन जाएगा। चलो हो गया। अब आ जाओ थर्ड वाले में। इसका एरिया वेक्टर किधर है? वाई के लॉन्ग, डीएस जे कैप। इस पर परपेंडिकुलर कौन है? बी एच। इसका बी एच वाला पार्ट प्लस 0। बीवी का डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव वाई। इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट के कारण से क्या बन गया? मैग्नेटिक फील्ड बीवी माइनस जे कैप डॉट एरिया क्या गया? डीएस जे कैप। बीवी इंटू मतलब नेगेटिव, बीवी इंटू डीएस। बीवी डीएस का मतलब ए स्क्वायर। आगे समझ में? अब आंसर चेक करो। तो ए बी सी तीनों पार्ट हो गया। इरेज करें। चलो आंसर टैली कराओ। देखो तीनों का आंसर है सेम।
है ना? चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है क्यूब ऑफ साइड L is kept in a uniform magnetic field. If the magnetic field दे रखा है along z axis, what is the flux through each phase? बताओ। ऐसा क्वेश्चन हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ चुके हैं। फेस ले लो कोई भी, यहां से ABCD, उसके बाद EFGH। अब कोई भी सरफेस लोगे, मान लो हमने नीचे वाला सरफेस ले लिया ADHE, इसका नॉर्मल ऐसे हो गया। अब फील्ड ऐसे है, दोनों के बीच का एंगल कितना 90। ये फ्लक्स क्या दे दिया 0। ऊपर वाला पोर्शन का नॉर्मल देखो ऐसे गया, कौन सा BCGF है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है। क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड किधर है जेड एक्सिस के लॉन्ग, और ये क्या है वाई के लॉन्ग नॉर्मल। यहां भी निगेटिव यहां भी वाई के लॉन्ग, ये निगेटिव वाई हो गया, और ये पॉजिटिव वाई, तो वाई और जेड के बीच एंगल, अरे बोल नहीं रहा है 90, तो फ्लक्स क्या आ गया 0। अब फ्रंट वाला पोर्शन देख लो, फ्रंट वाला पोर्शन कौन सा है ADCB, इसका नॉर्मल ऐसे हुआ, ये किस डायरेक्शन में जेड मतलब के कैप, तो इसका फ्लक्स क्या आ जाएगा पॉजिटिव। कितना मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, लेंथ यदि एल है। ठीक, बैक वाला पोर्शन आ जाओ, बैक वाला पोर्शन कौन सा है EHGF है ना, GF। चलो इसका नॉर्मल उस साइड एन कैप, और मैग्नेटिक फील्ड इसके लॉन्ग है, तो क्या बन जाएगा इसका फ्लक्स नेगेटिव -BL²। लेफ्ट वाला फ्लक्स को ऐसे ही हो जाएगा क्योंकि इसका नॉर्मल I के लॉन्ग, अब मैग्नेटिक फील्ड किधर है K के लॉन्ग, तो इसका फ्लक्स 0 होगा। अरे यस नो, और इस वाले पोर्शन का भी फ्लक्स 0। नेट फ्लक्स निकालेंगे तो क्या आएगा BL² प्लस -BL² 0। आया समझ में? नोट करना है, करिए जल्दी से। हो गया।
इरेज करें, चलो आंसर भी टैली करा ले। तो फ्लक्स किसका 0 आ गया। आ जाओ एक क्वेश्चन और देख लो। कहते हैं एक लूप है जिसमें 6 कॉर्नर्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है, प्लस थ्रू द फेस ए बी सी डी ई एफ ए। ठीक, सिंपल कॉन्सेप्ट। पहला ये जो फ्लक्स निकलेगा इसको और इसको दोनों को ऐड कर दें, तो phi1 नॉर्मल किधर लगेगा इसका, एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका एरिया वेक्टर जेड के अलॉन्ग मीन्स के कैप प्लस मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है, पी नॉट आई कैप डॉट एरिया वेक्टर, इसका एरिया कितना बन गया, साइड एल है, इसका मतलब एल स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर किधर आ रहा है, जेड के अलोंग के कैप। आई डॉट के 0 बट के डॉट के 1, तो क्या बन गया ये, बी नॉट एल स्क्वायर। चलो दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट आई कैप प्लस के कैप डॉट, इसका एरिया वेक्टर किस प्लेन में लाई कर रहा है, ये एक्स मान लिया, इसको वाई, यहां वाई है इनफैक्ट, वाई जेड, इसका एरिया वेक्टर किधर लाई कर रहा है, एक्स के लॉन्ग, मतलब आई कैप। ठीक, तो यहां पर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, मैग्नीट्यूड के टर्म में निकालते हैं, तो एल आई कैप आई डॉट आई, सॉरी हाँ ठीक है एल है ना, एरिया लिखना, सॉरी यहां ए एल स्क्वायर, हाँ अब आएगा ठीक, एल स्क्वायर। हाँ तुम लोग भी ध्यान नहीं देते, हम आगे बढ़ जाते हैं, सोचते अरे सर लिखे होंगे, ठीक ही लिखे होंगे। तो एल स्क्वायर आई कैप आई डॉट आई 1 के डॉट आई 0, क्या बन गया ये, बी नॉट एल स्क्वायर, प्लस क्या हो गया, phi1 प्लस phi2, बी नॉट एल स्क्वायर प्लस बी नॉट एल स्क्वायर, क्या आ गया, 2 बी नॉट एल स्क्वायर। चलिए नोट कीजिए, हो गया, नोट कर लिया। इरेज करें, आंसर देख लो क्या आ रहा है, 2 बी नॉट एल स्क्वायर वेबर। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन भी दे दिया, इच्छा होगी तो देख लीजिएगा। अब आ जाए फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या कहता है, क्या क्या ऑब्जर्वेशन है। आज सिर्फ हम लोग ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ऑब्जर्वेशन कहता है कि जब मैग्नेट को हम किसी क्वाल के टुवर्ड्स, जैसे ये क्वाल है, इसमें गैल्वेनोमीटर दे रखा है, तो डिफ्लेक्शन हमने दिखा दिया पहले, लेकिन होता क्या है, इनफैक्ट होता यह है कि जब यहां से एक मैग्नेट को हम इसके टुवर्ड्स लाते हैं, मैग्नेट का डायरेक्शन ऑफ मोशन देखिए, नॉर्थ इसके टुवर्ड्स अप्रोच करता है,
तो यहां पर एक नॉर्थ पोल का फॉर्मेशन होता है जिसके मोशन को अपोज करता है, और फाइनली इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ऐसे आ रहा है। यही कहता है व्हेन मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल गैल्वेनोमीटर शोज ए डिफ्लेक्शन। पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन कहता है कि यदि आपने मैग्नेट को जो मूव कराया वह क्विकली कराया, थोड़ा तेजी से कराया, इसका मतलब उसके वेलोसिटी को आपने इंक्रीज किया, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन लार्जर हो जाएगा, ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा गैल्वेनोमीटर, पॉइंटर का मोमेंट ज्यादा। ठीक। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन कहता है कि यदि हम मैग्नेट को स्टेशनरी रखें और कॉइल को, मैग्नेट को स्टेशनरी रखा है इसलिए V 0 है, ठीक, और हम कॉइल को मूव करा रहे हैं किधर, मैग्नेट के टुवर्ड्स, तो आइडेंटिकल ऑब्जर्वेशन, मतलब गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन हुआ वही हुआ जो पहले के केस में था। यहां तक आ गया समझ। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन अब कहता है कि मैग्नेट का साउथ पोल, जैसे ही आप मैग्नेट को अवे फ्रॉम द कॉइल ले जाओ तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस केस। पहला किधर था डिफ्लेक्शन, हम राइट दिखा रहे थे, यहां पर लेफ्ट दिखा रहे हैं। इसका मतलब अब यहां पर मैग्नेट का नॉर्थ पोल अवे फ्रॉम द कॉइल, या साउथ पोल भी कह सकते हैं, कॉइल के अवे, तब उस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन चेंज कर गया, उसका डायरेक्शन चेंज कर गया। ठीक। अब कहता है कि मैग्नेट और कॉइल दोनों स्टेशनरी है, कॉइल भी स्टेशनरी, मैग्नेट भी स्टेशनरी। तो देखो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है क्या, नो डिफ्लेक्शन। क्या कंक्लूजन निकला, जब तक कॉइल या मैग्नेट मूव नहीं कर रहा है तब तक किसी तरह का डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब इंडक्शन के लिए कंपलसरी है रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, कोई ना कोई एक मूव करेगा तभी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। इसलिए हमारा जो एनालिसिस आएगा, जो कंक्लूजन आएगा वो ये कंक्लूजन है कि whenever there is a relative motion between a magnet and a loop, magnetic flux linked with the coil changes and hence an EMF is induced. जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंड्यूस करंट को, और इंड्यूस करंट तभी होगा ना जब ईएमएफ है। तो क्या होना है, कंक्लूजन क्या है, रिलेटिव मोशन होना है, या तो कॉइल या मैग्नेट। दूसरा ऑब्जर्वेशन कहता है कि यदि मान लिया हम दोनों को चेंज नहीं कर रहे हैं, फ्लक्स नहीं बदल रहा है, दोनों का वेलोसिटी 0, तो कांस्टेंट फ्लक्स डज नॉट इंड्यूस करंट इन इट, किसी तरह का फ्लक्स नहीं होगा। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन कहता है कि जो मैग्नीट्यूड हो रहा है इंड्यूस करंट का वो किस पर डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्यों, आपने अभी वेलोसिटी ऑफ द मैग्नेट को इंक्रीज किया तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन लार्जर हुआ। आपने टुवर्ड्स कॉइल लाया मैग्नेट को तो पॉजिटिव फ्लक्स, और दूर ले गए तो नेगेटिव फ्लक्स। इसलिए क्या हो गया, इंड्यूस करंट डिपेंड कर रहा है चेंज इन फ्लक्स।
आया समझ में? अब यहां पर सिंपल फ्लक्स का चेंज का मतलब क्या है, एकदम इसको समराइज करो, एकदम ये आसानी से समझ में आएगा। हम क्लासरूम के अंदर है, क्लासरूम आपका मैग्नेटिक फील्ड है, एक भी स्टूडेंट नहीं है, फ्लक्स 0। एक आया फ्लक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 बढ़ता गया तो फ्लक्स बढ़ता जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 10। 10 स्टूडेंट आ गए, 10 हो गया। तो फ्लक्स कहां से शुरू हुआ, 0 से 10 चेंज हो गया, फ्लक्स बढ़ गया, ईएमएफ हो गया। अब क्लासरूम में 1 घंटे तक क्लास है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उतने ही है जितने पहले थे, 10, 10, नो चेंज, कांस्टेंट फ्लक्स, नो ईएमएफ इंड्यूस्ड, नो इंड्यूस करंट। 1 घंटे तक किसी तरह का कोई इंडक्शन नहीं हुआ। अब टाइम हो गया, क्लास से निकलने लगे बच्चे, 10 के बाद 9, 9 के बाद 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, फ्लक्स डिक्रीज किया, चेंज हुआ फ्लक्स, ईएमएफ इंड्यूस होगा। फिर बाहर निकल गए सारे, अब क्लास में फ्लक्स 0 आया। फ्लक्स का मतलब समझ में? कब इंड्यूस ईएमएफ होगा, या तो इंक्रीज करेगा फ्लक्स तब, या डिक्रीज करेगा। कांस्टेंट रहेगा तो नहीं होगा। क्लियर हो गया यहां तक 100%? आज की क्लास यहीं तक। कल हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे।